नमस्कार, कलाम एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आदाब, आभार, इस्तकबाल, खैर मकदम है। मैं हूं विवेक, एक बेहद महत्वपूर्ण क्लास लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर हूं और आज के इस सत्र में हम बात करेंगे एरिक एरिक्सन साहब के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की और हम जानेंगे एरिक्सन साहब का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत को जीवन अवधि के विकास का सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि अमूमन जितने भी सिद्धांत हैं, खासतौर पर जब हम बाल विकास में पढ़ते हैं तो वो अधिकांश सिद्धांत किशोरावस्था तक आकर पूर्ण हो जाते हैं, लेकिन ये इकलौता ऐसा सिद्धांत है जो पूरे जीवन की अवधि की बात करता है, यानी जन्म से मृत्यु की बात करता है। और इस पूरी प्रक्रिया में ये जीवन चक्र को 8 चरण में विभाजित करता है, यानी यूं कह सकते हैं कि इस सिद्धांत के अंदर 8 महत्वपूर्ण अवस्थाएं हैं। खास तौर पर इस सिद्धांत को आपको क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि किशोरावस्था की बात करें, खास तौर पर किशोर अधिगमकर्ता की बात करें, तो उसमें व्यक्तिगत पहचान के विकास की बात इस सिद्धांत के अंतर्गत कही जाती है। हमने किशोरावस्था की विशेषताओं में भी पढ़ा था कि पहचान का संकट जो है वो किशोरावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। किशोर के अंदर आत्मबोध का विकास होता है, अनासक्ति की प्रक्रिया आती है, विलग्नता की प्रक्रिया आती है और उसके जरिए वो अपनी एक स्वतंत्र पहचान बनाने के लिए अग्रसर होता है। ठीक है, यह सिद्धांत व्यक्तिगत, सांवेगिक, सांस्कृतिक, सामाजिक विकास को स्वयं में समन्वित करता हुआ चलता है। यानी इसमें व्यक्तिगत विकास की बात भी होगी, सांवेगिक विकास की बात भी होगी, सांस्कृतिक, सामाजिक, हर प्रकार के विकास को स्वयं में इंक्लूड करता हुआ, समन्वित करता हुआ यह विकास चलता है। तो आखिर यह सिद्धांत बात किस चीज की करता है? तो विद्यार्थियों, यहां पर एक वाक्य, एक शब्द मैं आपको बताना चाहूंगा और वो है, अंग्रेजी का एक शब्द है डेवलपमेंटल क्राइसिस। डेवलपमेंटल क्राइसिस, यह सिद्धांत डेवलपमेंटल क्राइसिस की बात करता है। इसी डेवलपमेंटल क्राइसिस को कई बार अंग्रेजी में मैच्योरेशनल क्राइसिस भी कहते हैं। और बहुत सी स्टैंडर्ड बुक्स में इस क्राइसिस को, इस संकट को नॉर्मेटिव क्राइसिस भी कहा जाता है। तो विद्यार्थियों, एरिक्सन साहब कहते हैं कि व्यक्ति जीवन की 8 स्टेजेस यानी 8 चरण से गुजरता है। हर चरण में, हर स्टेज में 2 विरोधाभासी परिस्थितियां उसके सामने होती है, एक पक्ष, दूसरा पक्ष, और ये दोनों पक्षों के बीच में समन्वय स्थापित करना ही एक प्रकार का नॉर्मेटिव क्राइसिस है, एक प्रकार का नियामक संकट है, एक प्रकार का मैच्योरेशनल संकट है, एक प्रकार का डेवलपमेंटल क्राइसिस है। एपीए, अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन की जो डायरेक्टरी है, वहां पर जो नॉर्मेटिव क्राइसिस, नियामक संकट की परिभाषा है वो ये है कि विकास की प्रक्रिया के दौरान कोई एक लाइफ चेंजिंग इवेंट व्यक्ति के जीवन में आए, जिसके चलते उसे स्वयं में बहुत सारे परिवर्तन करने पड़े, जिससे कि वो उस चेंज के प्रति जो उसके जीवन में आया है अपने आप को समायोजित कर सके। एक परिवर्तन बाहरी वातावरण की वजह से आपके जीवन में आया और उस परिवर्तन को झेलने के लिए, उसके साथ अनुकूलन स्थापित करने के लिए, समायोजन स्थापित करने के लिए आपको भी अपने अंदर जो बदलाव करने पड़े, वही, और उसके उस पूरी प्रक्रिया के दौरान जो संकट हो आपका, वही डेवलपमेंटल क्राइसिस है, वही नॉर्मेटिव क्राइसिस है। एरिक्सन साहब कहते हैं कि होता क्या है, बालक के सामने हर बार 2 विरोधाभासी परिस्थितियां आती है और हर बार उस बालक के साथ एक गतिविधि होती है। ध्यान से सुनिएगा, वो गतिविधि अगर उस संकट को उबारने में, उस संकट से उसे बाहर निकालने में सफल हो जाए, तो उसमें एक मनोसामाजिक गुण, एक वर्च्यू का विकास होता है। और यही पूरी गणित है एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत की। यानी इस सिद्धांत में हमें कुल जमात 4 चीजों को याद करना है। 8 चरण, हर चरण से जुड़ी हुई 4 चीजें। पहला, हर अवस्था का नाम। अवस्था का नाम ही उस अवस्था का डेवलपमेंटल क्राइसिस है, उस अवस्था का मैच्योरेशनल क्राइसिस है, उस अवस्था का नॉर्मेटिव क्राइसिस है, उस अवस्था का नियामक संकट है। दूसरा, अवस्था की अवधि कितने वर्ष से कितने वर्ष तक रहेगी। तीसरा, अवस्था में कौन सी गतिविधि हो रही है। और चौथा, उस अवस्था में कौन से गुण, कौन से वर्च्यू का विकास हो रहा है।
ये चार चीजें आपको पढ़नी है। नियामक संकट मैंने आपको बता दिया, कभी सीधे सीधे नहीं पूछेगा, लेकिन नियामक संकट वही दुविधा है, वही द्वंद्व है जो किसी अवस्था में चलता है। उसे डेवलपमेंटल क्राइसिस भी कहते हैं, विकासात्मक संकट भी कहते हैं। परीक्षा ने एक बार नॉर्मेटिव क्राइसिस नियामक संकट पूछ लिया, प्रश्न था किशोरावस्था का नियामक संकट क्या है। जाहिर सी बात है, आप सभी जानते हैं किशोरों में पहचान का कार्य होता है, पहचान को ढूंढता है वो सबसे ज्यादा, तो इसे पहचान बनाम संभ्रांति, रोल वर्सेस आइडेंटिटी कंफ्यूजन, दैट्स इट, ये है। आइए अब एक एक करके हर अवस्था को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये एक छोटा सा चार्ट है जिसके जरिए आप देख सकते हैं कि हर अवस्था एक विकासात्मक अवस्था के साथ आती है। जैसे शैशव अवस्था में सबसे ज्यादा विश्वास है, विश्वास ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट रहता है। फिर ऑटोनॉमी वर्सेस शेम दूसरी अवस्था, फिर पहल बनाम दोष इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट तीसरी अवस्था, फिर इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी चौथी अवस्था, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन जिसकी हमने बात की थी पांचवी अवस्था, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन और ईगो इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर संपूर्णता बनाम निराशा। आइए एक एक करके इनको जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले विश्वास बनाम अविश्वास, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, जो है हमारे एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास की पहली अवस्था। तो प्रश्न आ जाए कि शैशव अवस्था में, सीधे सीधे एक प्रश्न आ जाए, शैशव अवस्था में नियामक संकट या नॉर्मेटिव क्राइसिस या मैच्योरेशनल क्राइसिस या फिर डेवलपमेंटल क्राइसिस क्या होगा? तो शैशवावस्था का नियामक संकट है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ठीक है, विश्वास बनाम अविश्वास। इसकी अवधि होती है जन्म से 1 वर्ष। अब ध्यान से देखिए, एक बच्चा जब जन्म लेता है तो अपरिपक्व होता है और दूसरों पर निर्भर होता है, परनिर्भर होता है। ऐसे में जीवन में जो कुछ भी होगा, चाहे उसको खाना खिलाया जा रहा है, कपड़े पहनाए जा रहे हैं, ये सारी गतिविधियां दूसरों के ऊपर निर्भर है। और उसके हाथ में क्या है? सिर्फ विश्वास करना कि वो जब रोएगा तो कोई उसे खाना खिला देगा, पानी पिला देगा, दूध पिला देगा, बस यही उसके हाथ में है। और इसी के आधार पर उसका जीवन के प्रति एक विश्वास बनता है, विश्वास उत्पन्न होता है। तो फिर देखिए, यदि बच्चों को स्नेह व प्यार मिले, जो इसकी बात है, तो उसमें विश्वास विकसित होने लग जाता है। उचित देखभाल के अभाव में उनमें दूसरों के प्रति अविश्वास का भाव विकसित होता है। अगर प्रेम मिलेगा तो विश्वास होगा, अगर प्रेम नहीं मिला तो अविश्वास का भाव आएगा। संकट की स्थिति में, वही पहचान का संकट, माफ कीजिएगा, विश्वास अविश्वास का संकट, संकट की स्थिति में यदि शिशु समाधान कर लेता है तो उसमें मनोसामाजिक गुण, मनोसामाजिक शक्ति, वर्चू, आशा या होप का विकास होता है। तो अवस्था का नाम विश्वास बनाम अविश्वास, अवधि जन्म से 1 वर्ष, कई पुस्तकों में से जन्म से 1.5 वर्ष भी लिखा गया है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। गतिविधि जो इसकी होती है वो होती है भोजन, और गुण जो इस अवस्था में विकसित होता है वो होता है आशा यानी कि होप। आइए आगे बढ़ते हैं अगली अवस्था पे। अगली अवस्था है स्वायत्तता बनाम लज्जा व शक, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। इसकी अवधि 1 से 3 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में जो मनोसामाजिक क्रिया, जो मनोसामाजिक गतिविधि उसके साथ होती है, उस गतिविधि को हम कहते हैं शौचालय प्रशिक्षण। शौचालय प्रशिक्षण, ठीक है। ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, सबसे महत्वपूर्ण जो गतिविधि होती है वो शौचालय प्रशिक्षण होती है, टॉयलेट ट्रेनिंग होती है। अब आप एक बार कल्पना कीजिए, आपने सबने, हमने अपने घरों में ऐसा देखा होगा कि छोटा बच्चा, खासतौर पर इस अवस्था में 1 से 2-3 वर्ष तक होता है, जब उसको टॉयलेट आती है, पहले वो टॉयलेट अपने कपड़ों में ही करता रहता है और बाद में हम उसे सिखाते हैं कि बेटा देख, टॉयलेट आ रही हो तो पहले बता देना, सुसु आए पॉटी आए पहले बता देना। तो बोलता है मम्मी 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 मेरे टॉयलेट आ रही है, मम्मी मम्मी मेरे सुसु आ रही है। और माता क्या है, जो भी उसके कपड़े खोलना है, उसको पॉटी सीट पर बिठाना है, ये सारी क्रियाएं करती हैं। अब यहां से क्या होता है, उस बच्चे को लगता है कि जब मैं अपने शरीर की इस बड़ी छोटी सी, साधारण सी, सहज सी क्रिया पर नियंत्रण कर सकता हूं, तो मैं दुनिया की किसी भी शक्ति को अपने वश में कर सकता हूं, नियंत्रित कर सकता हूं। और ऐसे में जो गुण उसमें विकसित होता है वो होता है इच्छा शक्ति का, इच्छा शक्ति का। तो ये 4 पॉइंट है। अवस्था का नाम, अवस्था का संकट है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम। स्वायत्ता, यदि उसके अंदर ये स्वायत्ता आ जाएगी ना, खुद को लेकर एक तरह का कॉन्फिडेंस आएगा, एक तरह की स्वतंत्रता आएगी, ऑटोनॉमी आएगी कि मैं ये कार्य कर सकता हूं,
और यदि ऐसा ना हो तो उसमें लज्जा आएगी, शेम, कि यार मैं अगर अपने शरीर की ही इस छोटी सी गतिविधि को नियंत्रित नहीं कर पा रहा तो मैं क्या कर पाऊंगा जीवन में। बच्चे धीरे धीरे अपने दैनिक कार्य करना शुरू करते हैं। यदि प्रोत्साहन मिलता है तो उन्हें उनमें स्वायत्तता की भाव आती है, और इसके विपरीत यदि उन्हें प्रोत्साहन ना मिले तो उन्हें अपनी क्षमताओं पर शक होना शुरू हो जाता है। और जब व्यक्ति इस नियामक संकट से, इस नॉर्मेटिव क्राइसिस से, इस डेवलपमेंटल क्राइसिस से बाहर निकलता है तो उसमें इच्छा शक्ति, विल पावर का संचार होता है, विल पावर जन्म लेती है। ये चार चीजें, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, 1 से 3 वर्ष, गतिविधि, शौचालय प्रशिक्षण, और गुण, इच्छा शक्ति यानी कि विल पावर। तीसरी अवस्था, पहल बनाम दोष। ये पहल बनाम दोष संबंधित है पूर्व बाल्यावस्था से। पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है। पहल बनाम दोष, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। आप जानते हैं पूर्व बाल्यावस्था को हम कौन सी अवस्था कहते हैं? हम खिलौनों से खेलने की अवस्था कहते हैं। कौन सी अवस्था? खिलौनों से खेलने की अवस्था। तो इस अवस्था की गतिविधि क्या होगी? खिलौनों से खेलना, यह इस अवस्था की गतिविधि है। खिलौनों से वो बच्चा खेलने की कोशिश करता है। और आप एक बात जानते हैं कि इस अवस्था को प्रश्न पूछने की अवस्था कहते हैं, इस अवस्था को जिज्ञासु अवस्था कहते हैं, इस अवस्था को कहते हैं हम वो अवस्था जहां पर बालक अन्वेषी होता है, खोजी होता है। तो जो अन्वेषी होगा, जो खोजी होगा, वही तो पहल करेगा ना, वही तो इनिशिएटिव लेगा। और अगर वो इनिशिएटिव ले रहा है, वो पहल कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ये पहल करने की प्रकृति उसके अंदर कौन सी शक्ति का, कौन सी गुण का, कौन सी वर्चू का संचार करेगी? उसके अंदर जिस गुण का संचार करेगी वो गुण होता है उद्देश्य। छोटे बच्चे जो खेल इस वक्त खेलते हैं वो इसी प्रकार के खेलते हैं। डॉक्टर डॉक्टर खेलना, घर घर खेलना, किचन किचन खेलना, इस तरह के तो खेल खेलते हैं। तो जब वो इस तरह के खेल खेलते हैं तो उन्हें लगता है कि हाँ मेरे जीवन का कुछ उद्देश्य है, मैं डॉक्टर हूं। एक अंदर एक भाव उत्पन्न होता है। और वही बात यहां पर कही गई है। 3 से 5 वर्ष की अवधि की जो ये अवस्था है, इस अवस्था में प्रारंभिक बाल्यावस्था से इसका संबंध होता है और बच्चों के अंदर सहज अन्वेषण का भाव विकसित हो जाता है। यह जिज्ञासु प्रवृत्ति उनमें पहल करने की भावना को जन्म देती है। इस अवस्था का विशेष मनोसामाजिक गुण है उद्देश्य यानी कि पर्पज, और इसके परिणाम स्वरूप बालक में लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार करने की प्रेरणा विकसित होती है। यानी लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार, किसी लक्ष्य की ओर निर्देशित व्यवहार वो इस अवस्था में करता है। और अगर नहीं हो तो वो गिल्ट से, दोष से भरा हुआ रहेगा सदैव। इसीलिए पहल बनाम दोष हमारी तीसरी अवधि। पहल बनाम दोष की अवधि है 3 से 5 वर्ष। इसका नॉर्मेटिव क्राइसिस है या तो पहल या दोष। गतिविधि होगी इसमें खिलौनों से खेलना, प्लेइंग विथ टॉयज, और गुण होगा, वर्च्यू होगा उद्देश्य यानी कि पर्पस। अगली अवस्था में आते हैं। विद्यालय में जाने लग गया है बच्चा, और जो विद्यालय में जा रहा है उस अवस्था का संबंध किससे होगा? उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था। विद्यालय में जाएगा, वो परिश्रम करेगा, मेहनत करेगा, और अगर मेहनत करने हुए के बावजूद उसे उपयुक्त परिणाम नहीं मिला तो उसमें इंफीरियोरिटी, हीन भावना आएगी, परिश्रम बनाम हीनता। और उत्तर बाल्यावस्था से संबंधित है, इसलिए अवधि क्या हो गई? 6 से 12 वर्ष। तो इस अवस्था के अंदर जो गतिविधि होगी वो क्या होगी? देखिए ये रटने की चीज नहीं है। आपने हो सकता है पहले रटा हो इसे, लेकिन रटने का काम ही नहीं है। आप अगर इसे निजी जीवन से जोड़ते हुए पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको ऑन द टिप्स याद हो जाएगा। मेरा दावा है कि इस वीडियो के बाद आपको इस टॉपिक को फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर अवस्था से जुड़ी हुई 4 ही तो चीजें याद करनी है, अपने आप याद होंगी। अब जो बच्चा उत्तर बाल्यावस्था का है वो गतिविधि क्या करेगा? स्कूल में जाना, विद्यालय में जाना, स्कूल में जाना। ये बेसिक एक्टिविटी है, इंपॉर्टेंट इवेंट है इस अवस्था का, ठीक है, स्कूल। अब जब स्कूल में वो जा रहा है, मान लो एक बच्चा स्कूल में जा रहा है, टीचर ने उससे प्रश्न किया कि चलो बेटा बताओ 4 + 4 कितने होते हैं, बोलो। जो इस क्वेश्चन का आंसर देगा गुड बॉय बनेगा।
तो जैसे ही मान लो किसी बच्चे ने उत्तर दिया 4+4 = 8 सर, उसको लगेगा यस आई एम अ गुड बॉय, मैं अच्छा बच्चा हूं, बहुत बढ़िया, यस मैं कुछ कर सकता हूं, मुझ में सामर्थ्य है कुछ भी कार्य को करने का। क्या लगेगा उसे कि मैं गुड बॉय हूं, यानी मेरे अंदर गुड बॉय बनने का सामर्थ्य है, मेरे अंदर अच्छा बच्चा बनने की कॉम्पिटेंस है। और अगर मान लो वो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाता है तो उसे लगेगा क्लास में ये सब गुड बॉय हैं, मैं गुड बॉय नहीं हूं, यानी उसमें खुद को लेकर एक इंफीरियोरिटी, एक हीन भावना आएगी। और इसीलिए इस अवस्था का जो गुण है वो गुण होता है क्या, बताइए, सामर्थ्य, वर्च्यू। उत्तर बाल्यावस्था की इस अवधि में बालक नवीन कौशल के अधिगम में अपनी ऊर्जा लगाते हैं, नई नई चीजें सीखते हैं। विद्यालय में जाएंगे, गणित सीखेंगे, हिंदी सीखेंगे, इंग्लिश सीखेंगे, साइंस की चीजें सीखेंगे, और इसी सीखने को ही परिश्रम की संज्ञा दी गई है। यदि वो इस प्रक्रिया में असफल हो जाता है, जैसा कि मैंने कहा 4+4 वाली बात, तो उसमें हीनता का भाव विकसित होगा। और संकट के समाधान में जब ये नॉर्मेटिव क्राइसिस, ये जो डेवलपमेंटल विकासात्मक संकट जिससे वो गुजर रहा है, ये दूर हो जाता है, तो उसमें सामर्थ्य यानी कि कॉम्पिटेंस की भावना विकसित होती है। कॉम्पिटेंसी, उसके अंदर सामर्थ्य आ जाता है कि हां मैं कुछ कर सकता हूं, मैं कोई काम करने में समर्थ हूं, सामर्थ्य है मेरे अंदर। तो यही उत्तर बाल्यावस्था की बात है। परिश्रम बनाम हीनता, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, गतिविधि स्कूल, गुण सामर्थ्य, अवधि 6 से 12 वर्ष। आइए आगे बढ़ते हैं। पहचान बनाम संभ्रांति, जो हमारी परीक्षा के लिहाज से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहली बात, ये एरिक एरिक्सन साहब की 5वीं स्टेज है, 5th स्टेज। देखो एक एक करके पॉइंट याद कर लेते हैं इससे जुड़े हुए, क्योंकि अगर सवाल बनेगा तो 70-80% चांस है कि इसी से सवाल बने। तो ये एरिक एरिक्सन साहब की 5वीं स्टेज है। पहली बात तो क्लियर है। इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है किशोर अवस्था से। किशोर अवस्था से संबंध। इस अवस्था में संकट कौन सा होता है? तो इसमें साहब पहचान का संकट होता है। पहचान का संकट। व्यक्ति एक अपनी नई पहचान, अलग पहचान बनाने के लिए अग्रसर होता है, और पहचान के इस संकट की प्रक्रिया में वो किस अवधि से किस अवधि तक, किस उम्र से किस उम्र तक जाता है? तो अवधि है इसकी 12 से 18 वर्ष। तो मनोसामाजिक गतिविधि क्या होगी इसकी? गतिविधि क्या होगी इसकी, बताइए। इस अवस्था की मनोसामाजिक गतिविधि है सामाजिक संबंध। सामाजिक संबंध। ठीक है। अब देखिए, आपने एक 10वीं पास करने वाले बालक को देखा होगा, वो इसी कंफ्यूजन में रहता है कि मैं आर्ट्स लूं, कॉमर्स लूं, साइंस लूं। कुछ बालक को ठीक है पता चल जाता होगा, लेकिन अधिकांश बालक इसी कंफ्यूजन में रहते हैं कि साहब अगर आर्ट्स लेंगे तो फिर हमारा जीवन यही इन्हीं कार्यों के जरिए जाएगा। मान लीजिए मैंने कॉमर्स ले ली, मैं सीए बन गया, अब क्या मैं जीवन में कभी डॉक्टरी की पढ़ाई कर सकता हूं? एक तरह से टेक्निकली बात करें तो नहीं कर सकते ना भाई, नॉर्मली बात करें तो उसे पता चल जाता है कि भाई अगर मेरे जीवन का पहचान, मेरी जीवन की पहचान जो मुझे बनानी है, अगर जिस भी दिशा में वो पहचान जाएगी, मुझे फिर आजीवन उसी तरफ कार्य करना है। और इसको लेकर वो अलग अलग प्रकार के सामाजिक संबंध बनाने की कोशिश करता है, लोगों से मिलने जुलने का कार्य करता है, सोशल रिलेशनशिप स्थापित करने की कोशिश करता है, ये जानने की कोशिश करता है कि वास्तव में उसकी पहचान क्या है, उसकी आइडेंटिटी क्या है। और जैसे ही पहचान मिल जाती है, उसमें जो गुण विकसित होता है, संकट का जब समाधान हो जाता है, नॉर्मेटिव क्राइसिस जब दूर होता है, एनसी मतलब नॉर्मेटिव क्राइसिस जब दूर होता है, तो उसमें जो गुण विकसित होता है वो होता है कर्तव्य परायणता, फिडेलिटी। फिडेलिटी का गुण उसमें विकसित होता है। देखिए, किशोरावस्था की इस अवस्था में पहचान को लेकर द्वंद्व शुरू होता है। पहली बात तो वह विभिन्न रास्तों का पथगमन करता है। उसे लगता है मैं ये भी कर लूं, उसे लगता है मैं वो भी कर लूं, ये बन जाऊं, वो बन जाऊं। और इसीलिए तो संघर्ष, तनाव, तूफान, विरोध की अवस्था इसे कहा गया है। द्वंद्व का समाधान जब हो जाए,
जब संकट से व्यक्ति बाहर निकल जाए तो उसमें कर्तव्य परायणता यानी कि फिडेलिटी नामक गुण का विकास होता है। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है और बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एरिक एरिक्सन की 5वीं स्टेज पहचान बनाम संभ्रांति, जिसके अंदर नॉर्मेटिव क्राइसिस होता है, पहचान का निर्माण करना। इस अवस्था की अवधि होती है किशोरावस्था से संबंधित यानी 12 से 18 वर्ष। इस अवस्था के अंदर जो गुण विकसित होता है वो कर्तव्य परायणता के यानी फिडेलिटी का होता है, और इस अवस्था के अंदर जो मनोसामाजिक गतिविधि होती है वो है सामाजिक संबंध को स्थापित करना। आइए आगे बढ़ते हैं और अगली अवस्था तक चलते हैं, और वो है घनिष्ठता बनाम अलगाव, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार, अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार, ये वाली अवस्था है। पहचान का निर्माण हो गया, अब व्यक्ति घनिष्ठ संबंध बनाने की कोशिश करता है, लोगों से मिलने जुलने की कोशिश करता है, और इस अवस्था में जो गतिविधि वो व्यक्ति करता है उस गतिविधि को हम कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं? उस गतिविधि को हम कहते हैं अंतरंग संबंध। ठीक है, अंतरंग संबंध, इंटीमेट रिलेशन बनाने की कोशिश व्यक्ति करता है। ठीक है, और गतिविधि के साथ जो गुण विकसित उसमें होता है वो गुण होता है प्रेम का गुण, प्रेम। ठीक है, आरंभिक प्रौढ़ावस्था की अवस्था है, व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करता है, और अगर ऐसा नहीं हो पाता तो उसमें अलगाव के भाव का विकास होता है। इस अवस्था का मनोसामाजिक गुण है प्रेम। तो वही 4 चीजें आपको याद करनी है। क्राइसिस या संकट क्या है? घनिष्ठता बनाम अलगाव का। अवधि क्या है? 20 बरस से या 18 बरस से 30-40 बरस की, 35 बरस के आसपास की। ठीक है, गतिविधि क्या है? अंतरंग संबंध बनाना, इंटीमेट रिलेशंस बनाना, और गुण क्या है? मनोसामाजिक गुण क्या है? प्रेम का विकास होना। अक्सर ऐसा देखा जाता है, मान लो क्लास में कोई एक बच्चा है, थोड़ा सुंदर दिखने वाला है, लड़का हो चाहे लड़की हो, तो सभी उससे बात करने की कोशिश करते हैं, सभी उससे मित्रता बनाने की कोशिश करते हैं। और क्लास में कोई मान लो ऐसा हो, सूगला सा दिखता हो, नहा के धो के नहीं आए, और इस तरह से एकदम बदबूदार, कपड़े भी अच्छे से नहीं पहन के आया, तो सब उससे दूर जाने की कोशिश करेंगे। ऐसे में उसमें खुद को लेकर एक हीन भावना तो पहले आएगी, लेकिन अब वो अपने आप को अलग महसूस करने की कोशिश करेगा, अलगाव कोशिश करेगा। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि हमारे समाज में थोड़ी सी ये विसंगति है कि जो सांवली लड़की होती है उनको बहुत आसानी से उनकी शादी नहीं हो पाती, बहुत से संकट आते हैं, परेशानी आती है। ऐसे में अगर वो लड़की जो सांवली है वो अपनी किसी एक दोस्त को देखती है जो बड़ी गोरी चिट्टी है, सुंदर है दिखने में, कदकाठी बहुत ही उसकी आकर्षक हो, तो वो स्वयं को लेकर अलगाव महसूस करेगी, उसको स्वयं को लेकर एकाकीपन उसमें आ जाएगा कि नहीं भाई तुम सब साथ रहो, मैं तो काली हूं, मैं तो अच्छी नहीं दिखती, मैं तो सांवली हूं, मुझसे दूर रहो तुम सब। इस तरह के जो भाव हैं वो इसी अवस्था में आते हैं। या तो आप किसी के साथ इंटीमेट होते हो, घनिष्ठ आपके संबंध बनते हैं, अन्यथा क्या होता है, आप में अलगाव आता रहता है, एकाकीपन घर करने लग जाता है। ठीक है, और यही बात इस अवस्था के अंदर हमने समझी। इसके बाद जब हम अगली अवस्था में आते हैं उसको कहते हैं जननात्मकता बनाम स्थिरता। अब ये एक तरह से प्रौढ़ावस्था से संबंधित है। यह अवधि 40-50 वर्ष तक जाती, यानी वो जो 35 वर्ष के आसपास जो शुरू हुई वहां से लेकर ये 50-55 तक की अवस्था जाती है। ठीक है, इस अवस्था के अंदर मनोसामाजिक गतिविधि क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। गतिविधि को बनाने से पहले मैं आपको बताऊं कि आपके या हमारे जो माता पिता हैं वो इसी अवस्था से हैं। आप में से कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो घर से बाहर रह रहे होंगे, कमरा लेके रह रहे होंगे, कुछ खाना खुद बनाते होंगे, कुछ टिफिन का खाना खाते होंगे, कुछ सुबह सुबह कोचिंग जाते होंगे, कुछ की शाम तक क्लास चलती होगी। अब आपके माताजी को जब आप फोन करते हो तो माताजी ये थोड़ी पूछती हैं कि बेटा अगले पिछले टेस्ट में कितने नंबर आए, कितनी पढ़ाई हो गई, कितना कोर्स बाकी रह गया, टीचर कैसा पढ़ाते हैं। माँ का पहला प्रश्न यही होता है फोन करते वक्त कि भाया रोटी खाई या नहीं खाई तूने, बेटा खाना खाया कि नहीं खाया है, आज क्या खाया, खाना गर्म तो था ना, किस चीज की सब्जी आई थी आज तेरी मेस में, आज तूने खुद ने बनाई तो क्या काई की सब्जी बनाई, ये वाली चीज। तो माता पिता का, अभिभावकों का मध्य वयस्कावस्था में जब ये अवस्था आ जाती है तब ध्यान और कार्य सिर्फ और सिर्फ अपनी संतति के लिए, अपनी संतान के लिए होता है। वो अपने लिए एक तरह से जीना बंद कर देते हैं और अपनी संतान के लिए जीना शुरू कर देते हैं। तो इस अवस्था की जो गतिविधि है वो है पेरेंटहुड, यानी कि अभिभावकात्मकता, अभिभावकात्मकता।
अभिभावकात्मकता। और इस अभिभावकात्मकता के साथ वो कार्य भी करते हैं, और वो कार्य, जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी जॉब, जो भी सर्विस कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने संतान के लिए होती है। और इसीलिए जो गुण विकसित उनमें होता है, वो गुण विकसित होता है देखभाल का, यानी कि केयर का। अक्सर ऐसा देखा होगा, माता पिता ये करते हैं, ये इतनी छोटी वाली की शादी करनी है, बड़े वाले के इसको एक दुकान खुला के देनी है, ये पैसे ऐसे इकट्ठे हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो यही सोचते रहते हैं वो सुबह शाम तक। तो जननात्मकता से अभिप्राय अगली पीढ़ी के कल्याण व समाज के प्रति धनात्मक भाव से है। आप कहेंगे कि साहब समाज के प्रति धनात्मक भाव कैसे आया, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अक्सर हमारे ग्रामीण परिवेश में या शहरी परिवेश में अक्सर कोई गांव में कुछ ऐसा हुआ तो बच्चे लोग लाइब्रेरी खुलवा देते हैं, कई भामाशाह लोग जो हैं वो बहुत से ऐसे कार्य करवा देते हैं जिससे आने वाली पीढ़ी को फायदा हो, बहुत सारे ऐसे स्कॉलरशिप्स देते हैं ताकि आने वाली पीढ़ी कुछ कर पाए। लेकिन ऐसे भी कई लोग होते हैं, अक्सर ऐसे कुछ लोग आपने देखे होंगे जो इसी गांव के हैं लेकिन रह रहे हैं जयपुर में, सूरत में, बंबई में, कलकत्ता में, ऐसे फ्लैटों पे रह रहे हैं, ना जहां जमीन आपकी है ना जहां आसमान आपका, बीच में कहीं अटके हुए हो। वो जब गांव में आते हैं तो यही बात करते हैं कि साहब बहुत कुछ है, पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा कि जिंदगी की ये दौड़ भाग कब तक चलेगी। एक तरह की स्थिरता है, एक तरह की स्टैग्नेशन है। तो यहां पर अगली पीढ़ी के लिए जब तक आप में कल्याण करने की भावना, फिर चाहे वो आपकी स्वयं की संतति हो चाहे किसी अन्य की, जब तक नहीं आएगी तब तक आपके अंदर स्टैग्नेशन, स्थिरता बनी रहेगी। और यदि वो आ गई तो आप में जनरेटिविटी यानी कि जननात्मकता आएगी। विरोध की स्थिति में व्यक्ति में स्थिरता आती है कि उसे लगता है कि वह अपनी पीढ़ी के लिए, अगली पीढ़ी के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा। इस अवस्था की मनोसामाजिक स्थिति या मनोसामाजिक गुण जो है वो है केयर यानी कि देखभाल। ठीक है, मिडिल एडल्टहुड से जुड़ी हुई अवस्था है। अंतिम अवस्था जो है वो है संपूर्णता बनाम निराशा। 55-60 के आसपास शुरू होती है, मृत्यु तक ये जाती है। इस अवस्था को अंग्रेजी में इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर कहते हैं, यानी कि फाइल अब सलटने वाली है। ठीक है, फाइल सलटने का मतलब है कि अब या बुढ़ापा आ गया है, अब कुछ सालों में मृत्यु है, तो या तो उसके अंदर संपूर्णता होगी कि भाई जो भी जीवन में पाना चाहता था मैंने पा लिया, और या फिर किसी क्षण पे, किसी पॉइंट पे उसमें आएगी निराशा। इसलिए इस अवस्था की जो गतिविधि होती है, जो क्रिया होती है, जो इवेंट होता है इस अवस्था का, वो है बीते जीवन का अवलोकन। ठीक है, बीते जीवन का अवलोकन, जो समय बीत गया उसका अवलोकन करना कि भाई मैंने जो जिया वो कैसे जिया। आप ऐसा जरूर जानते होंगे, कभी भी आप किसी बूढ़े बुजुर्ग के पास जाके बैठिए, वो अक्सर अपने ही जीवन की कहानियां सुनाएंगे आपको। आप कहो कि साहब मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा हूं, मैं सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा हूं, मैं आरएस की तैयारी कर रहा हूं, तो बोलेगा अरे तैयारी हमारे टाइम होती थी, हम चिमनी के चानने में पढ़ते थे, हम ना लालटेन की रोशनी में पढ़ते थे, नदी तैर कर पार करते थे, घोड़ा गाड़ी से जाते थे, तांगे से जाते थे, तुम्हें तो इतनी सुविधाएं, हमारे टाइम ये होता था और वो होता था। वो अपनी ही बात करेंगे, यानी उनमें एक तरह की संपूर्णता है अपने आप को लेकर कि जीवन में जो पाया था पा लिया। कई बार कुछ लोगों में निराशा भी देखने को मिलती है, निराशा यानी कि हताशा, कि जीवन में कुछ पाना चाहते थे वो पा नहीं पाए। जैसे कि अक्सर कई बुजुर्गों से आपने सुना होगा कि मतलब 2-3 बेटे बेटियां हैं, लेकिन एक जो बेटा है वो कमाता नहीं है, खराब हो गया है, व्यसनों में लिप्त है, शराब सिगरेट पीता है, तो अक्सर पेरेंट्स कहते हैं बोले बाकी सब तो ठीक है, ये छोटे वाले का भी कुछ अच्छा हो जाता तो चैन से जी पाते या चैन से मर पाते। अब ये वाला एक बोझ है, ये छाती पर लेकर ही जाना पड़ेगा क्योंकि ये अपने जीवन में कुछ नहीं कर रहा, इसको इतना समझाया। तो वो जो एक दुख, एक पीड़ा हर एक पेरेंट को होती है, कोई ना कोई, अगर होगी तो भगवान ना करे किसी के साथ हो, लेकिन अगर होती है तो उस केस में व्यक्ति में निराशा आ जाती है। तो व्यक्ति का ध्यान भविष्य से हटकर अब बीते दिनों पर चला जाता है। वो आगे नहीं, आगे तो क्या, आगे तो मौत है, पीछे देखता है कि भाई जीवन जो बचपन से जीता हुआ आया वो सही था या नहीं था। व्यक्ति अपना मूल्यांकन करता है, वो अपना मूल्यांकन स्वयं करता है कि जो उसने किया है वो सही है या नहीं है। यदि वो मूल्यांकन धनात्मक हो, पॉजिटिव हो कि सब कुछ अच्छा हुआ है, तो उसमें संपूर्णता का भाव विकसित हो जाएगा। और अगर उसे लगता है कि नहीं हो पाया कुछ अच्छा, तो उसमें निराशा आ जाएगी। समस्या समाधान की स्थिति में उसमें परिपक्वता आती है और एक तरह की विजडम, एक तरह की बुद्धि का विकास होता है। तो गुण जो इस अवस्था के अंदर विकसित होता है वो है बुद्धि, बुद्धि, विजडम, विजडम, इंटेलिजेंस नहीं, विजडम। अक्सर बुजुर्गों को देखा होगा,
अपने जवानी के टाइम बहुत पैसे इकट्ठे कर लिए, बहुत परेशान हो लिए, लोगों को परेशान कर लिया। ऐसी कई महिलाएं जो अपनी सास को प्रताड़ित करती थी, ननद जिठानी से लड़ती थी, ठीक है, वो अब जब बूढ़ी हो जाती हैं तो मंदिर में बैठी बैठी कहती हैं, ये देखो राम जी का नाम लो, जीवन में कुछ भी नहीं रखा हुआ है, सब यहीं रह जाना है, सभी भगवान का ही है। तो ये जो विजडम, ये जो बुद्धि उसके अंदर आई, ये जो परिपक्वता उसमें आई, ये कैसे आई? ये इसी संपूर्णता बनाम निराशा के कारण आई, क्योंकि व्यक्ति अपना मूल्यांकन कर रहा है कि मैंने जो किया वो कितना सही था, कितना गलत, कितना पाया, कितना खोया, क्या पाया, जग में मिलते और बिछड़ते मग में, मुझे शिकायत नहीं किसी से, यद्यपि छला गया पग पग में। तो यही बात इस अवस्था के अंदर होती है। इस प्रकार से हमने इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर के साथ साथ 8 अवस्थाओं को देखने की कोशिश की। आइए एक एक करके एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या है। एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत जीवन अवधि के विकास का सिद्धांत कहलाता है। सामाजिक, सांवेगिक, सांस्कृतिक सभी प्रकार के विकासों को समन्वित करता है। 8 इसमें चरण आते हैं। एक महत्वपूर्ण बात जो आपको मैं बताऊं कि एरिक एरिक्सन साहब फ्रायड के स्टूडेंट थे। किसके स्टूडेंट थे? सिगमंड फ्रायड के विद्यार्थी थे। तो इनकी जो 5 अवस्थाएं जो हैं शुरुआती, वो फ्रायड की 5 अवस्थाओं के साथ समानांतर है। फ्रायड ने भी तो 5 मनोलैंगिक अवस्थाएं दी है, वो 5 मनोलैंगिक अवस्था और इनकी 5 अवस्थाएं बिल्कुल एक जैसी है। जैसे फ्रायड बात करते हैं मुखचूषण अवस्था की, ओरल स्टेज की, तो विश्वास बनाम अविश्वास उसी के समानांतर है। यदि बच्चा स्नेह है, ठीक है, अवधि जन्म से 1 वर्ष तक, गतिविधि भोजन, गुण है आशा का, अवधि का नाम है, अवस्था का नाम है विश्वास बनाम अविश्वास। फिर आती है फ्रायड की एनल स्टेज जो है, गुदीय अवस्था जो आती है, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, जिसकी गतिविधि होती है शौचालय प्रशिक्षण, गुण होता है इच्छा शक्ति का, अवधि होती है 1 से 3 वर्ष तक। उसके बाद आती है पहल बनाम दोष, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, गतिविधि खिलौनों से खेलना, गुण उद्देश्य, अवधि 3 से 5 वर्ष, पूर्व बाल्यावस्था से संबंधित। उसके बाद है परिश्रम बनाम हीनता जो उत्तर बाल्यावस्था से संबंधित है, 6 से 12 वर्ष, गतिविधि स्कूल जाना, और गुण है सामर्थ्य का जो इस अवस्था में विकसित होता है। फिर आती है पहचान बनाम संभ्रांति की अवस्था जो 5वीं स्टेज है, किशोरावस्था से संबंधित है। पहचान का संकट इस अवस्था का नॉर्मेटिव क्राइसिस है, 12 से 18 वर्ष तक ये रहती है। गतिविधि है सामाजिक संबंध बनाना, और गुण है कर्तव्य परायणता यानी कि फिडेलिटी। उसके बाद 6ठी अवस्था घनिष्ठता बनाम अलगाव, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, जिस अवस्था के अंदर गतिविधि होती है अंतरंग संबंध बनाना, और गुण होता है प्रेम। अवधि 18-20 वर्ष से लेकर 30 से 40 वर्ष के लगभग। उसके बाद आती है जननात्मकता बनाम स्थिरता, जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, जो 30-40 से 50-60 के बीच में जाती है। गतिविधि अभिभावकात्मकता एवं कार्य, पेरेंटहुड एंड वर्क, और गुण होता है देखभाल यानी कि केयर का। अंतिम अवस्था संपूर्णता बनाम निराशा जो कि 55-60 के आसपास शुरू होती है, मृत्यु पर्यंत चलती है। इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, गतिविधि बीते जीवन का अवलोकन, और गुण होता है बुद्धि का। और इस प्रकार से हमने ये 8 स्टेज कवर करी है। आपको जो याद रखना है मैं एक बार फिर बता दूं, हर अवस्था का नाम, उसकी अवधि, उसकी गतिविधि, उसकी जो वर्च्यू, जो गुण है, और खास तौर पर किशोर अवस्था को आपको याद रखना है, उत्तर बाल्यावस्था को याद रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।